स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 10 की रिव्यू एक्सरसाइज है उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है 10.1। ठीक है, 10.1 स्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, व्हाट आर नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एक्सिक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसके आंसर के लिए सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे किसकी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ठीक है, ये आपकी बुक में गिवन है। और व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर अ बॉडी टू एक्सक्यूज सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जब एक बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन में होता है। तो उसके लिए जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 5 पे है, इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, ये इसके आंसर में आ जाएंगे। अब 10.2 क्वेश्चन है 10.2 think of several examples in everyday life of motion that are simple harmonic motion, यानी डेली लाइफ में आप सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिफरेंट एग्जांपल्स दें। तो इसके लिए बहुत सी एग्जांपल्स आ जाती हैं जो आपकी बुक में हैं। सबसे पहले तो आप वही लिखेंगे। फर्स्ट वन आ जाती है मोशन ऑफ बॉडी अटैच टू वन एंड ऑफ द स्प्रिंग, फिर आ जाता है मोशन ऑफ बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम, थर्ड आ जाती है मोशन ऑफ बॉल इन बॉल सिस्टम, और इसके अलावा नेक्स्ट भी आ सकती है द मोशन ऑफ स्ट्रिंग ऑफ गिटार और वायलिन। यानी आप 4 एग्जांपल जो हैं ये डेली लाइफ से दे सकते हैं। अब 10.3 क्वेश्चन है व्हाट आर डैम्प्ड ऑसिलेशन, हाउ डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन। यानी डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या है, ये सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, आपके बुक में है टॉपिक, उसमें जो टॉपिक है आपका 10.2। ठीक है, इसका टॉपिक कौन सा है, बुक में है टॉपिक 10.2। ठीक है, इसके अंदर डैम्प्ड ऑसिलेशन की जो डेफिनेशन वो आ जाती है। फिर उन्होंने कहा है कि ऑसिलेशन में जो एम्पलीट्यूड होता है वो किस तरीके से रिड्यूस होता है। ठीक है, तो उसके लिए आंसर में आप इसी टॉपिक का जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें आप स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकली, यहाँ से स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर। ठीक है, प्रैक्टिकली, और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद एंड आप करेंगे रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग मोशन। तो ये इसके आंसर में आएगा। और इसके लिए आप जो इसकी डायग्राम बनाएंगे वो आप इस तरीके की, ये डायग्राम बुक में दी गई है, वो आप ये देखें, ये एम्पलीट्यूड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कम हो जाएगा, और एंड पे जाके ये डायग्राम आप बनाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन लिखेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन की। इसके बाद फर्स्ट पैराग्राफ में ही 10.2 टॉपिक में प्रैक्टिकली इन ऑल सिस्टम वहाँ से शुरू करें और एंड रिड्यूस द एम्पलीट्यूड होता है, यानी फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो इसके आंसर में आएगा। अब आ जाता है 10.4 हाउ कैन यू डिफाइन वेव। ठीक है, वेव की डेफिनेशन आप लिखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ वेव। ठीक है, वेव की डेफिनेशन लिखेंगे। एलेबोरेट डिफरेंस बिटवीन मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रो, और इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव में क्या डिफरेंस है, इन दोनों की डेफिनेशन भी इसमें ईज़िली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 10.5 क्वेश्चन है 10.5 10.5 है डिफरेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव विद दी सूटेबल एग्जांपल्स। ठीक है, आप इसमें भी जो है इनकी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और ट्रांसफर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की जो एग्जांपल्स हैं वो साउंड वेव, अर्थक्वेक और वाइब्रेशन इन गैस ये आ जाएगी, और ट्रांसफर वेव्स में लाइट वेव्स और वाटर, ये भी आपके बुक में अवेलेबल है और आप इसको ईजिली क्या होगा अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अब आ जाता है 10.6 10.6 क्या है, ड्रॉ ट्रांसफर वेव विद एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सेंटीमीटर एंड वेवलेंथ ऑफ 4 सेंटीमीटर लेबल ट्रस्ट एंड ट्रफ ऑन द वे। यानी आपने एक वेव जो है, ट्रांसफर वेव जो है वो आपने ड्रॉ करनी है, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो 2 सेंटीमीटर है और वेवलेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर, तो वो आपने ड्रॉ करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे। स्केल से आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोज़ आपने 8 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, और इसमें 1 सेंटीमीटर पे आप निशान लगाएंगे। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर पे आप इस पर निशान लगा दें, ठीक है। ये आपका 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3, 4, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 7 और 8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से भी आपने ये 1 सेंटीमीटर ही लेना है, ठीक है। यहाँ मार्क करें इसके एम्पलीट्यूड दिस वन, और इसी तरह आपने 1 के बाद फिर आप 3 पे, क्योंकि हमने इसका जो वेवलेंथ है, देखिए ये वेव बन रही होती है, ठीक है, ये वेव है। इसका जो उन्होंने कहा है वेवलेंथ जो है, इट मीन्स क्रस्ट से क्रस्ट तक का डिस्टेंस जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। और तो आपने क्या करना है, 2 सेंटीमीटर पे, ये देखें 2 सेंटीमीटर, फिर इसके बाद 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इन पे लगाने के बाद निशान आपने ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से अगर आप करेंगे ये 5 सेंटीमीटर, फिर सेंटीमीटर। अब आप 0 से इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, ठीक है। और इसी तरह आप इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, और इसको इसके साथ ज्वाइन कर दें, और ये इसको इसके साथ ज्वाइन कर। तो ये आपके पास एक ट्रांसफर वेव्स आ जाएगी। अगर आप ये देखें, ये क्रस्ट है, ठीक है, और ये भी क्रस्ट है। यहाँ से अगर हम ये देखें, ये लोअर पार्ट जो है वेव का ट्रफ है, और ये भी क्या है, ट्रफ में ये देखें, उन्होंने कहा ना वेवलेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर, तो ये देखें 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, यानी आपके पास जो वेवलेंथ आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। और इसी तरह यहाँ से भी अगर आप क्रस्ट और देखें तो ये भी कितनी आ रही है, 4 सेंटीमीटर। तो आप इसीलिए ये एक ट्रांसफर वेव जो है वो आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 10.7 है, ड्राइवर रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीड, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव, राइट फार्मूला रिलेटेड स्पीड ऑफ वेव टू इट्स टाइम पीरियड ऑफ एंड वेवलेंथ, ठीक है। तो इसके आंसर में आप वेव इक्वेशन जो टॉपिक है, वेव इक्वेशन आपकी बुक में दी गई है, वेव इक्वेशन टॉपिक, वो टॉपिक कौन सा है, 10.4, ठीक है। आप इसके आंसर में इसको लिखेंगे। अब है 10.8, waves are the means of energy transfer without transfer of matter, justify statement with the help of suitable experiment। तो यही टॉपिक है आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। इसी में आपका टॉपिक 10.4 ही आ जाता है, और उसमें आप वेव्स एज कैरियर ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये पूरा टॉपिक आप जो है वो लर्न करेंगे, ठीक है। अब आ रहा है 10.9। 10.9 explain the following properties of waves with reference to रिपल टैंक एक्सपेरिमेंट, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसके आंसर में आपके पास ये भी लॉन्ग क्वेश्चन ही है, और टॉपिक क्या आएगा, 10.5 रिपल टैंक विद द हेल्प ऑफ फिगर, और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप इसके आंसर में लिखेंगे। अब आ जाता है हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन है 10.10। 10.10 में उन्होंने पूछा, डज इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ऑल्सो इंक्रीज इन वेवलेंथ, इफ़ नॉट हाउ आर दीज क्वांटिटीज़ रिलेटेड। उन्होंने कहा है कि अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है तो क्या इसका वेवलेंथ भी इंक्रीज़ होगी। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे नो, ठीक है, नो, वेवलेंथ डज नॉट इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यानी वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ होने से इंक्रीज़ नहीं होगी। अगर हम वेव इक्वेशन लेते हैं v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है, तो इसमें अगर हम फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर लेते हैं तो वो आ जाती है लैम्डा। यानी यहाँ से अगर हम देखें तो फ्रीक्वेंसी जो है वो यहाँ से किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है, वेवलेंथ के। इसका ये मतलब है कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है एक दूसरे के क्या वो उसके क्या है, इन्वर्सली। यानी अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, वो डिक्रीज़ हो रही होगी। तो ये थी हमारी इसकी रिव्यू एक्सरसाइज। आई होप आपको क्लियरली समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़, स्टे होम। स्टूडेंट, आज हम यूनिट 11 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है साउंड। अब साउंड में सबसे पहले हम इसके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं। फर्स्ट है साउंड, यानी साउंड कैसे पैदा होती है, कैसे प्रोड्यूस की जाती है, यानी जो हम बात करते हैं उसको हम साउंड ही कहते हैं। इसके नेचर क्या है, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है या फिर
ट्रांसफर वेव्स है, ठीक है। और करेक्टरिस्टिक साउंड, ये देखिए आवाज़ जो है कभी बहुत लाउड होती है, कभी बहुत श्रिल होती है, चुभने वाली होती है, कभी बहुत बारीक होती है। तो ये सब किस वजह से होता है, ये साउंड के करेक्टरिस्टिक्स में ये सारी बातें डिस्कस होंगी। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन साउंड। हमने लाइट की रिफ्लेक्शन रिपल टैंक में पढ़ी थी, जो रिफ्लेक्शन थी और डायफ्रैक्शन, ठीक है। तो इसी तरह हम जो साउंड है उसकी रिफ्लेक्शन भी होती है, यानी आवाज़ हमें दोबारा जो सुनाई देती है वो रिफ्लेक्शन साउंड होती है। यानी आवाज़ को रिफ्लेक्ट कराने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत है ये हम देखेंगे। स्पीड ऑफ साउंड, अब लाइट की स्पीड जो है वो 10⁸ मीटर पर सेकंड है। देखिए साउंड जो है किसी जगह हमें कम सुनाई देती है, किसी जगह हमें बहुत ज़्यादा सुनाई देती है। इसका मतलब है कि साउंड जो है वो स्पीड पे भी डिपेंड करती है। नंबर 5 है नॉइज़ पोल्यूशन। देखिए शोरगुल से जो लुदकी पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे नॉइज़ कहते हैं। अगर कमरे में भी बच्चे बहुत शोर कर रहे हैं तो वो भी नॉइज़ है। ट्रैफिक का शोर भी इतना बढ़ गया है कि उसे पोल्यूशन का नाम दे दिया गया, और इसी पोल्यूशन की वजह से बहुत सी बीमारियां और मेंटल प्रॉब्लम जो है वो आ रही हैं। नेक्स्ट है 6 पॉइंट है ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। यानी देखिए हर चीज़ की लिमिट होती है, यानी जिसके अंदर अंदर हम उसे देख भी सकते हैं और चीज़ों को और सुन भी सकते हैं। बहुत छोटी चीज़ें तो हम माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और इसी तरह अगर आवाज़ बहुत मध्यम हो, जैसे चींटी की आवाज़ है, उसे हम सुन नहीं सकते, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, कौन सी आवाज़ें हम जो है सुन सकते हैं और कौन सी आवाज़ें हैं जिनको हम नहीं सुन सकते। नेक्स्ट है लास्ट टॉपिक हमारा अल्ट्रासाउंड, यानी अल्ट्रासाउंड जो है इसका पर्पस क्या है, उसको कहाँ कहाँ हम इस्तेमाल करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, यानी साउंड वेव्स। यानी आवाज़ को हम क्या कहते हैं, साउंड कहते हैं। और साउंड जो है वो वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह मूव करती है। अगर साउंड जो है वेव की शक्ल में एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि जो साउंड है वह वाइब्रेशन से पैदा होती है। वाइब्रेशन क्या है, वो वेव्स की शक्ल में आती हैं, यानी वाइब्रेशन के ज़रिए साउंड प्रोड्यूस हो जाती है। और इस वेव को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए क्या चाहिए, मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। और मीडियम मोस्टली हम कौन सा यूज़ करते हैं, वो एयर ही है जो हमारे हर तरफ इर्द गिर्द मौजूद है। जैसे कमरे में अगर आप यहाँ खड़े होकर आप बात कर रहे हैं तो आप क्या करते हैं, इस कॉर्नर के जो एयर पार्टिकल्स को आप डिस्टर्ब कर देते हैं। जब आप डिस्टर्ब करते हैं तो ये पार्टिकल्स जो है इस वेव को क्या कर लेते हैं, कैरी कर लेते हैं। और ये वेव जैसे जैसे इस पॉइंट से जाती हुई इस कमरे के दूसरे कॉर्नर तक, इसका ये मतलब है कि ये एनर्जी को भी लेके दूसरी जगह पहुंचती है, जिसकी वजह से हमें आवाज़ जो है दूसरे कॉर्नर में भी हमें आवाज़ जो है वो आसानी से सुनाई देती है। इसका ये मतलब है कि वेव को प्रोड्यूस करने के लिए हमें वाइब्रेटिंग बॉडी की ज़रूरत है, और उसको प्रोपगेट एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसके लिए उसे मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। मीडियम के बगैर जो है वो वेव एक जगह से दूसरी जगह जो नहीं जा सकती। अब देखें जो हमारी बॉडी के जो हार्ट और ऑर्गन्स हैं वो भी वाइब्रेट कर रहे होते थे, उनकी साउंड भी प्रोड्यूस होती है, जिनको सुनने के लिए क्या डॉक्टर कौन सा आला यूज़ करते हैं, स्टेथोस्कोप यूज़ करते हैं। तो ये थी साउंड वेव्स। अब हम नेक्स्ट है, अब हम एक एक्टिविटी करेंगे जिसका टॉपिक क्या है, कि टॉपिक ये है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, कि साउंड हमेशा वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी बॉडी वाइब्रेट करेगी तो साउंड प्रोड्यूस हो, उसकी एक्टिविटी हम करेंगे। अब स्कूल लेबॉर्ट्री में जो ट्यूनिंग फॉर्क है ये साइंस लैब में पढ़ा हुआ, इजीली आप इसे देख सकते हैं, ठीक है। ये वो इसकी मदद से हम जो है साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक रबर पैड है, इसे हम रबर पैड कहते हैं, रबर पैड, ठीक है। ट्यूनिंग फॉर्क के ये दो एंड हैं, इन दोनों एंड को हम क्या कहते हैं, प्रॉन्ग्स कहते हैं। जब हम इसको इस रबर पैड के ऊपर हिट करते हैं तो ये वाइब्रेट, तो इसके प्रॉन्ग्स जो हैं इस तरीके से वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं, यानी कभी लेफ़्ट और कभी राइट की तरफ जाते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती है। अब इसकी साउंड इतनी हल्की साउंड होती है कि हम अगर आप इसे कान के करीब लेके जाएंगे तो फिर ही आप इसकी साउंड को सुन सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, तो आप इसके जो प्रोंग है इनके करीब अपन फिंगर लेके जाएं, इसको टच करेंगे तो आपको वाइब्रेशन जो है वो महसूस होगी। अब इसी तरह इसी एक्टिविटी का एक और पार्ट है कि अगर हम एक सिंपल पेंडुलम है, ये बॉब है, ठीक है, तो ये एक स्ट्रेचरी हालत में है, यानी ये रेस्ट पोजीशन में है। तो आपने एक ट्यूनिंग फॉर्क लिया है, इसको आपने रबर पैड के साथ हीट किया तो ये वाइब्रेट करना शुरू किया। जब ये वाइब्रेट करेगा तो आप इसे बॉब के पास करीब लेके आएंगे तो इसके अंदर एनर्जी आ जाएगी, ये एनर्जी अपनी बॉब को ट्रांसफ़र कर देगा, तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये बॉब जो है मूव करके आगे की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और इसी का अगर आप
इसको देखना चाहते हैं तो इसके लिए आप ये एक्टिविटी, एक ग्लास लें, उसमें पानी डालें और एक ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट करके आप पानी के अंदर लेके जाएं। तो क्या होगा, क्योंकि ये इसका हिस्सा वाइब्रेट कर रहा है तो इसके सप्लाई से छींटे जो है पानी के बाहर निकलेंगे, जिसकी वजह से आप इसको ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं, इसको देख भी सकते हैं, इसको आप फील भी कर सकते हैं, यानी महसूस भी कर सकते हैं। तो ये थी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपकी साउंड से रिलेटेड। साउंड की ये एक्टिविटीज़ जो है ये आपने लर्न नहीं करते, जस्ट रीड आउट एंड कीप इट इन योर माइंड। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।